वर्ण विचार के लेक्चर 3 में स्वागत। आज हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी कि स्वरों का कितने प्रकार होते हैं। आज स्वरों के पूरे प्रकार को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्वर के बारे में जाना, ठीक है। आज हम लोग स्वरों के प्रकार के बारे में जानेंगे, स्वरों का वर्गीकरण के बारे में। देखिए, स्वरों का जो वर्गीकरण या स्वर के जो प्रकार होते हैं, स्वर का प्रकार कई प्रकार से किया जा सकता है, यानी स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। जैसे कि पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उच्चारण काल के आधार पर, तीसरा जीव के प्रयोग के आधार पर, चौथा है होठों की स्थिति के आधार पर या मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। लगभग 4 आधार है: उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, चौथा होठों की स्थिति के आधार पर या मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रकार है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर देखिए कैसे करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं: अ, ई, उ, री। अब देखिए दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं: आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, औ। कुछ विशेष बातें हैं इनके बारे में, कुछ नोट में आविष्ट कर सकते हैं। इस नोट में कुछ बातें याद रख सकते हैं। विशेष बातें देखिए, संस्कृत में प्लुत नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता। आप लोग कई बार एक प्लुत स्वर के नाम से सुना होगा, पर प्लुत हिंदी में कोई स्वर नहीं होता, बल्कि संस्कृत का स्वर है। इसे हिंदी में केवल एक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा में इसे प्लुत चिन्ह के नाम से पढ़ा जाता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है, किसी को बुलाने में, किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे कि राधा, जितना लंबा बोलेंगे उतना प्लुत चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे ये जो आप देख रहे हैं एस जैसा लिखा हुआ है, ये प्लुत चिन्ह है, ठीक है। ये क्या है? प्लुत चिन्ह। और ये प्लुत चिन्ह का प्रयोग हमेशा दीर्घ स्वर के बाद लगाया जाता है, ठीक है, ह्रस्व स्वर, क्योंकि ह्रस्व स्वर का उच्चारण ही कम समय होता है और दीर्घ स्वर उच्चारण लंबा समय होता है। जितना लंबा बोला जाएगा उतना आप प्लुत चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राधा, मोहन, नीरज आदि। इस आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर का ही नाम दीर्घ स्वर है, इसी का नाम गुरु स्वर है, ठीक है। संधि स्वर बोलिए या दीर्घ स्वर बोलिए या गुरु स्वर बोलिए, सेम ही। देखिए, मूल स्वर का परिभाषा इस वाले में पढ़ चुके हैं। तो मूल स्वर 4 होते हैं, वही अ, ई, उ, री, ठीक है। संधि स्वर, जैसे कि संधि स्वर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं अथवा 2 स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं, ठीक है। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। पहला मूल दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं। मूल दीर्घ स्वर जो 3 होते हैं, जैसे आ, ये मूल समानता स्वरों के मिल से बना है। जैसे ओ प्लस अ मिलके आ का निर्माण हुआ है, ई प्लस ई मिलके दीर्घ ई का निर्माण हुआ है, उ प्लस उ मिल करके दीर्घ उ का निर्माण करता है, ठीक है। संयुक्त स्वर 2 अलग अलग स्वरों के मिल से बना है। जैसे ए, ओ और ई के मिल से ए का निर्माण होता है। इन सभी को संधि जब पढ़ेंगे वहां और विस्तार से जानेंगे। आई का निर्माण, ओ प्लस ए मिल करके आई का निर्माण करता है, ओ प्लस ओ मिल करके औ का निर्माण करता है, ओ प्लस औ मिल करके औ का निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, उत्पत्ति के आधार पे इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, एक लघु स्वर, दूसरा संधि, यानी कि ह्रस्व स्वर ही इसे कहते हैं, इसे लघु स्वर और इसे मूल स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर बोलिए या लघु स्वर बोलिए या मूल स्वर बोलिए। दूसरा भेद संधि स्वर, संधि स्वर को दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर 4 प्रकार होते हैं, 4 होते हैं: अ, ई, उ, री। संधि स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, औ और औ। अब देखिए, मूल दीर्घ स्वर जो आपस में अपनी जाति के समान से मिलते हैं उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस, जैसे मूल दीर्घ स्वर उस जाति स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये सेम से मिलते हैं। जैसे अ प्लस अ मिल करके आ बनता है, इसलिए इसे जाति स्वर कहा जाता है, क्योंकि एक ही जाति के स्वरों के मिल से बनता है। जैसे ई, और जैसे हर्ष ई प्लस हर्ष ई मिल करके
दीर्घ ई का निर्माण करता है। अब देखिए हरस ओ में हरस ऊ प्लस हरस ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ का निर्माण करता है, इसलिए इसे सजातीय स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर चार होते हैं, अ और ई मिलकर के आई का निर्माण करता है, अ प्लस ए मिलकर के आई का निर्माण करता है, अ प्लस ओ मिलकर के औ का निर्माण करता है और अ प्लस औ मिलकर के औ का निर्माण करता है। इससे विजातीय स्वर कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग स्वरों के मेल से बना है, ये एक ही स्वर के मेल से बना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर को विजातीय स्वर भी कहा जाता है। अब देखते हैं तीसरा प्रकार, जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर के। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार के। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। देखिए अग्रस्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, री, ये सभी क्या है? अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 1, 5, ये जो 5 स्वर देख रहे हैं, ये 5 स्वर जीभ के अगले भाग से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे अग्रस्वर कहा जाता है। मध्य स्वर, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी कि जीभ का बीच वाला भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसमें केवल एक होता है ओ, और जब भी बोलते हैं आपका जीभ का मध्य भाग काम करता है, जीभ का मध्य भाग सिकुड़ कर या फैलकर उसका उच्चारण देती है। पश्च स्वर, पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। अब जैसे आ, उ, औ और औ, ये जो आप देख रहे हैं 5, ये पांचों आपका पश्च स्वर यानी कि जीभ के पिछले भाग से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे पश्च स्वर कहा जाता है। ठीक है, एक और लास्ट बचा है आपका होठो, यानी ओष्ठ या होठों की स्थिति के आधार पर या मुख खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने? एक आवृतमुखी स्वर, दूसरा होता है वृत्तमुखी स्वर। देखिए वृत्त का मतलब होता है गोलाकार। ठीक है, तो आवृतमुखी स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। यानी इनके उच्चारण में मुख पूरी तरह से गोल नहीं बनता, होठों के सिर्फ गोल नहीं, जैसे ओ, आ, ई, ए, ऐ, री, इन सबको बोल के देखिए आपका होठ गोल नहीं होगा, लेकिन आप जो बोलेंगे उसी उच्चारण में आपका होठ गोल हो जाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 देख रहे हैं, ये सात उच्चारण में आपका मुख कभी भी गोल नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं वृत्तमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, औ, इन्हें आप बिना मुख को गोल किए भी उच्चारण कर ही नहीं सकते, इस उच्चारण में मुख पूरी तरह से गोल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में जान लेते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे एग्जाम में बहुत सारे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे आपको कम्प्लीटली याद रखना। देखिए यहाँ वर्ण है, ये उच्चारण स्थान और ये वर्ग है, किस स्वर से उच्चारण का। स्वरों के उच्चारण स्थान आप जानते हैं स्वर 11 होते हैं हिंदी में, स्वर और पता कितने होते हैं? 11, लेकिन मूल रूप से हमने 13 भी आपको बताया। जैसे अ प्लस आ, दो वर्ण जो है अ और आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ठीक है, ये किस वर्ग है? ये कंठीय वर्ग है इसका। ई और दीर्घ ई यानी ई, इसका उच्चारण तालु से होता है, इसे तालव्य वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तालव्य वर्ग से उच्चारण होता है। ऊ और दीर्घ इसका उच्चारण होठों से होता है, इसे ओष्ठीय वर्ग भी कहा जाता है। री, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसे मूर्धन्य वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ए और आई, इसका उच्चारण कंठ और ताली यानी दोनों की मदद से होता है, इसलिए इसे कंठ तालव्य वर्ग कहा जाता है। ठीक है, औ और ओ, इसका उच्चारण कंठ एवं ओष्ठ दोनों से होते हैं, कंठ और होठ दोनों से, इसलिए कंठोष्ठीय वर्ग से कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपका ये खत्म हो गया। तो चलिए अब इसके बाद लेक्चर 4 अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में हम आगे जो हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, अब इसको इस वीडियो को ये जगह एंड करते हैं।